हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था कि प्रकाश में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपने देखा था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है जो कि चमकदार होता है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे बनता है। ये कांच का खोखला गोला, इसका केंद्र, इसका एक भाग हम काट लेते हैं, इसको अलग बना लेते हैं। चाहे इधर से काटें, चाहे इधर से काटें, या इधर से काट के निकाल देते हैं, और ये हम यहां बना देते हैं, दूसरा यहां बना देते हैं। अगर हम इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करें तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? दबा हुआ भाग, यानी गहरा वाला भाग होगा। और यदि हम गहरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ चमकदार परावर्तक पृष्ठ होगा। इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए। पहला, ये आपका अवतल दर्पण होगा। पहला अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉलिश किया गया है वो उभरे भाग की तरफ पॉलिश की गई है। परावर्तक तल गहरे भाग अर्थात दबे हुए भाग द्वारा होगा। दूसरे में देखा गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने देखा कि जो पॉलिश किया गया है वो गहरे भाग पर, यानी जो दबा हुआ भाग है उस पर पॉलिश किया गया, और जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ भाग है, इसलिए उत्तल दर्पण हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समझ में आया? अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहला, ये परिभाषा होगी इसकी कि इस दर्पण का चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्रुव कहां होगा। तो लिखते हैं दर्पण का ध्रुव, या गोलीय दर्पण का ध्रुव लिखें, गोलीय दर्पण का ध्रुव। हम यहां पे बना दे रहे हैं, अवतल भी बनाएंगे और उत्तल भी बनाएंगे। बाहर की तरफ पॉलिश करें, उभरे हुए भाग की तरफ अवतल बना, गहरे हुए भाग की तरफ पॉलिश करें तो उत्तल दर्पण बना। हमने लिखा गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसका मध्य बिंदु ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। इसको P से व्यक्त करते हैं। दूसरा आता है दर्पण का, चाहे वह गोलीय उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उस दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या लिखते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको कैसे आप जानते हैं? तो जिस खोखले गोले का कटा हुआ यह भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र इन दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर हम इसको पूरा गोला बनाएं कांच का, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा। इसको भी बड़ा सा गोला बनाएं तो इसका भी केंद्र लगभग यहाँ पे होगा। ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और वक्रता केंद्र को C से व्यक्त किया जाता है। तीसरी चीज आती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या।
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है भाई? तो यहां भी वही आया कि जिस खोखले गोले का या कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और साधारण भाषा में हम कहें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मिला देते हैं इसको, यह वक्रता त्रिज्या होगी और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका मिला कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। तीन चीज देखा, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम देखते हैं कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण का मुख्य अक्ष में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। इसकी बीच की दूरी तो वक्रता त्रिज्या है ही, लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये भी हुआ मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। यहां लिख देते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बाद आप देखते हैं मुख्य फोकस, यानी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस लिखते हैं मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? हम इसको जरा अलग से बना दें। ये हमारा अवतल दर्पण था, ये मुख्य अक्ष था, वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी था। किसके बारे में बताना है? मुख्य फोकस के बारे में। तो उत्तल और अवतल दोनों बना दे रहे हैं, उत्तल और अवतल में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मुख्य अक्ष हो गया। ये पी हुआ, इसका आर सी यहां होगा, वक्रता त्रिज्या यहां होगी, ये भी है वक्रता त्रिज्या। मुख्य फोकस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ये और ये काट रही है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे इसमें हमने देखा कि ये दो किरणें थी, एक ऊपर था एक नीचे था, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन हुआ, परावर्तन होके इस मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काट रही है, इसलिए बिंदु F फोकस कहलाएगा। उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, इनका परावर्तन होता है और ये फैल जाती है, इधर की ओर चली जाती है। अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएं तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो फोकस यहां पे बना। तो अवतल में हमने क्या देखा कि किरणें काटती हैं, परावर्तित किरणें, और उत्तल दर्पण में क्या देखा कि परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार जहां पे किरणें काट रही हैं मुख्य अक्ष को या जहां पे किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, वे मुख्य अक्ष कहलाती हैं। मुख्य अक्ष के बाद फोकस कहलाती है। इसके पश्चात फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। किसके किसी दूरी? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इस फोकस दूरी को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। जैसे f से p के बीच की दूरी चाहे अवतल दर्पण में देखते हैं चाहे उत्तल दर्पण में देखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी या फोकस दूरी कहलाती है। यहां लिख देते हैं हम फोकस दूरी। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात
स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद एक और इसमें परिभाषा है दर्पण की, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक, क्या लिख देते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है? आपने देखा कि यह अवतल दर्पण है, आपने देखा है उत्तल दर्पण है। इसका ये जो किनारा वाला भाग होता है M1 M2, चाहे यहां देखते हैं M1 और M2, इनको अगर मिला देते हैं तो ये इसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये द्वारक कहलाता है। तो इसलिए जो दर्पण आया M1 M2, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा, चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे वो अवतल दर्पण में हो। तो आज आपने ये देखा गोलीय दर्पण के संबंध में, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसके लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन फिर हर वीडियो की तरह इस बार भी सेल्फ स्टडी अनिवार्य है।